जनाब, प्रोग्राम के आखिरी से मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि फिर इस एक्सरसाइज का मकसद क्या हो सकता है। मैं इसका जवाब पहले इश्तियाक साहब से ले लेता हूं। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले फखर साहब की गुफ्तगू आप मुलायजा कर रहे थे, उन्होंने कहा 14 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, कंसेंसस वाली बात आप करते हैं नहीं करते। तो सर, अगर 14 मई को इलेक्शन का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, अगर कंसेंसस हो जाते हैं, अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो सर फिर इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है फिर? देखिए, मेरी इसमें राय ये है कि 187 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई पिटीशन पेंडिंग है, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, उन लोगों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये कंसेंसस जो है ये हो गया है और उसमें इलेक्शन की डेट अगर आगे करने का जवाब बनता है जो कि किसी कंसेंसस की सूरत में, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट आगे कर सकती है। और अगर ये सेटलमेंट नहीं होती है तो देन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। और लेकिन आपको याद होगा पहले जो ऑर्डर हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई तारीख थी 14 मई, उसको 8 अक्टूबर ले गए थे। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो 8 अक्टूबर इतनी आगे डेट ले जा सकती है? और उसके बाद फिर उन्होंने अपना फैसला बरकरार रखा था। उसके ऊपर तो फाइंडिंग आ चुकी ना कि उनका वो जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था 8 अक्टूबर वाला, वो तो नलीफाई हो चुका है ना। उसकी हद वो तो कल अदम हो गया ना बेसिकली। हाँ ठीक, हाँ जी, वो कल अदम हो चुका है जी। इसलिए वो तो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए वो कह देना कि जी इलेक्शन कमीशन अपने तय को अपनी डेट एक्सटेंड कर सकता है, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होगी भी तो उसको आईनी कवर लाजमी दिया जाएगा, लाजमी दिया जाना चाहिए। इश्तियाक साहब, देखिए, पहले भी जब बेनजीर भुट्टो शहीद के वक्त में जब इलेक्शन आगे हुए थे, की बात है, तो आइन ने उसको लीगल कवर दिया था और 18th अमेंडमेंट के अंदर उसको कवर दिया था। तो ये तो वो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर किसी डेट को एक्सटेंड किया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है इस वक्त ना पार्लियामेंट का वो इख्तियार है। और ये जो आईनी कवर की आप बात कर रहे हैं, ये आईनी कवर आने वाली हुकूमत पर पिटीशन ये बिल लेकर आएगी असेंबली के अंदर, या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जाना पड़ेगा कौमी असेंबली में? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो है वो आइन की तशरीह के लिए सफिशिएंट रहेगी, और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको कवर दिया जा सकता है। और ये नेशनल असेंबली की तो बात ही नहीं है, ये तो प्रोविंशियल असेंबली की बात है। और ये पंजाब असेंबली जो है, जो भी फॉर्म होती है इलेक्शंस के बाद, वो उसके मुताबिक जो है वो अपना बिल्कुल। फखर साहब, ये बात कहीं किसी हद तक दुरुस्त तस्लीम की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप कंसेंसस कर लें। अगर कंसेंसस हो जाता है तो फिर आगे डेट ले जाने में कोई उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जिसपे उनको एतराज होगा 14 मई के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होगा ना, क्योंकि वही चाहते थे कि जनाब इलेक्शन जल्दी 90 डेज के अंदर हो। हुकूमत तो 90 डेज को तस्लीम नहीं कर रही थी। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 जो है ना वो इन्वोक किया हुआ है। जैसे 90 दिन का टाइम तो पहले ही कंज्यूम हो चुका है। तो जो एतजाज हसन साहब भी ये बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर सकती है। तो अब बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन का मामला है और जो पूरे मुल्क में इंतखाबात के मामले का मामला एक ही दिन अगर कराना है, तो उसको जम करने के लिए ज़रूरी है कि जो दीगर असेंबलीज हैं वो भी पहले तहरीर हो जाए, ताकि 90 डेज का जो टाइम है वो उसी तरह से उसमें उसको मर्ज कर दिया जाए, उसको उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जम कर दे उस आर्टिकल के तहत। लेकिन अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए जो भी आइन का इख्तियार उनके पास है वो उसके दायरा कार में रहते हुए ये करेंगे। और आर्टिकल 190 वाज़े तौर पर ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये फैसला सब पर बाइंडिंग है, ये नहीं इसमें इफ एंड बट नहीं है। असेंबली में खड़े होके या कहीं पे खड़े होके इस तरह बयानात देना बड़ा आसान है, लेकिन जब कानून के शिकंजे में कोई आ जाता है तो फिर उसके बाद बचना नामुमकिन होता है।
और ये तौहीन अदालत के चक्कर में जो अगर लेट सपोज अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत तलब कर सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 बड़ी गलतियां कर दी हैं। एक तो वो गलती कर चुके हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पिछली जो हेयरिंग हुई थी उसमें रिपोर्ट पेश कर दी थी, मनी बिल रिजेक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मेजोरिटी खो बैठे हैं। अब उन्होंने 180 के वोट ले लिए करारदाद एतमाद का वोट ले दिया, ठीक है। एतमाद का वोट जो है उसका अलग से एक तरीकाकार वाज़ेह है। दूसरा, कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद फिर पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से बिल जो है वो करारदाद के जरिए से 21 अरब रुपए के जो मामला थे उसको मुस्तरद करवा दिया। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप तो मेजोरिटी खो बैठे। अगर वजीर आजम के खिलाफ जो है वो इस तरह की करारदाद जो है वो मतलब मनी बिल में अगर मुस्तरद कर दिया जाए करारदाद के जरिए, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि मनी बिल है, उसको आप करारदाद के जरिए से नहीं कर सकते, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर हर चीज रूल्स के तहत चलती है। एनी हाउ, मेरा कहने का ये मकसद है कि शहबाज शरीफ साहब को जिसने भी ये आईनी और कानूनी मशवरा दिया था बिल्कुल गलत दिया था। वो और एक और मशवरा भी है और काफी ज्यादा बातें चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पर कमेंट करें। पहले फखर साहब, आप ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने इफ्तिखार उमर चौधरी साहब को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बहाल किया था। आपको याद होगा जब 2008 के अंदर गालिबन फरवरी का महीना था, 16 तारीख थी, जब कौमी असेंबली का इजलास जब हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी ने ओहदे अपना संभाला, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया था। तो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अगर किसी जज को बहाल किया जा सकता है तो किसी को रुखसत पर भी भेजा जा सकता है। यह खाम ख्याली है, ख्वाहिश है, या ये हकीकत का रूप इख्तियार कर सकती है? फखर साहब, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। मैंने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 209 है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अलावा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकती। जो स्पीकर का खत है वो भी अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है, क्योंकि आर्टिकल 175 के अंदर और फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस के हवाले से प्रोटेक्शन दी गई है, ये उसके ऊपर भी हमला है। ये जो यूसुफ गिलानी साहब ने कहा था, पॉइंट आगे सर, आप वैसे भी मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। इश्तियाक साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से बात की जा रही है कि बहाल हो सकते हैं तो रुखसत पे भी जाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये दीवाने का खाने का ख्वाब कहूंगा कि जैसे सब पाकिस्तान को अगर इस तरह से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फारिग करना है या उनको रुखसत पे भेजना है तो वो नहीं हो सकता। ये एक आईनी नहीं हो सकता। चलिए सर, पॉइंट आ गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ इश्तियाक साहब मौजूद है, हमारे साथ फखरुर रहमान साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब।